अस्सलाम स्टूडेंट्स, हेलो हाय, क्या हाल है आपका। मैं आपका प्यारा सा दोस्त भाई और आपका टीचर और आपका बॉस। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 29, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी ये होती है कि जब आपका जीडीपी बढ़ता है, एन इंक्रीज इन जीडीपी एंड टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल वैल्यू of output of goods and services in a particular year। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी होता क्या है। जीडीपी आपका ये होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये आ जाता है कि जो है ग्रॉस क्या होता है। ये एमसीक्यू आ सकता है, मुझे करवाने का कोई शौक नहीं है, फजूल चीज़ है, लेकिन ये एमसीक्यू आ सकता है और कैंडिडेट वालों का कुछ पता भी नहीं होता। तो ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस आपका ये होता है कि टोटल, टोटल मतलब सब मिला के, सारी फर्म्स का मिला के। ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है होम कंट्री, अपनी कंट्री में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका आउटपुट, प्रोडक्ट होता है आपका आउटपुट। सो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑफ एन इकोनॉमी। अब आपका ये आ जाता है कि हम इसे मेजर कैसे कर सकते हैं। हम इसे मेजर ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं द आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल इंडस्ट्रीज, द आउटपुट प्रोड्यूस बाय all industries of an economy, of an in an of an या in an जो भी लगा लो। the output produced by all industries in an economy, in an economy। then आपका आ जाता है कि अब ये आप बताओगे the total income earned from the output, earned from the output, earned from the output, earned from the output of an economy, the total income earned from the output of an economy। फिर आपका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जो एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी ये हो गया ना कि आप जो उस पैसा लगाते हो उस गुड्स के ऊपर, उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, रेंट हो गया, जो आप उसकी गुड्स को लाइक बनाने में लगाते हो, मशीन्स में लगाते हो पैसा, वो सारा हो गया। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। इनकम होगी जो उसे आप बेच के आपके पास पैसा आता है, और आउटपुट हो गया जो आउटपुट प्रोड्यूस बाय द इंडस्ट्रीज एंड एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका, अब क्या आ जाता है, अब जो है आपका, अब आपका ये आ जाता है कि अब हम लोग दो गलतियां, एक गलतियां ये करते हैं कि जब हम लोग आउटपुट कहते हैं ना, तो हम लोग दो, हम लोग कहते हैं कि हम लोग दो मतलब दो बार उस आउटपुट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उससे प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू होता है आपका, होती, सॉरी, होती है आपकी the difference between revenue and cost of raw materials, sorry, the difference between revenue and cost of raw materials used, revenue and cost of raw materials used। फिर अब आपका ये आ जाता है कि अब हम ये बताएंगे, और जो इनकम होती है ना उसमें आपकी, आप कह लो इनकम जो होती है, इनकम अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, तो इनकम में ये होता है कि इनकम में आप ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स ये होती है ट्रांसफर्स ऑफ मनी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, फॉर फ्रॉम वन ग्रुप टू another group, from one group to 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 another group, transfers of money from one group to another group, to another group, but not in return of providing a good or a service, but not in return of providing a good or a service, transfers of money
फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप बट नॉट इन रिटर्न ऑफ प्रोवाइडिंग गुड और सर्विस, मतलब पैसे ट्रांसफर करते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को, मतलब अगर हम है तो हम अपने से किसी और को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन उनसे हम कोई गुड या सर्विस नहीं ले रहे। एक बंदा है अली, अली तो अली ये कर रहा है कि अली पैसे ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन अली उससे कोई गुड और सर्विस नहीं ले रहा। या आप लोग अपने आप को समझ लो, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे कोई गुड और सर्विस नहीं दे रहे, आप लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, मैं क्या बोलूँ। तो अब ये है कि अब ये होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये होती है द मूवमेंट ऑफ इनकम, the movement of income, output, and expenditure. Income, output, and expenditure in an economy. मतलब जो आपका आउटपुट मूव कर रहा होता है, इनकम मूव कर रही होती है, एक्सपेंडिचर मूव कर रहा होता है इन एन इकोनॉमी। ठीक है। फिर आपका ये आ जाता है कि अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी आपका जो है, नॉमिनल जीडीपी आपका ये होता है कि जो है आपका कि नॉमिनल जीडीपी आपका ये होता है कि आपका जीडीपी एट करंट प्राइस लेवल, मतलब जो अभी के प्राइस है उसका जीडीपी, एंड नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। वो एडजस्टेड नहीं है, जो अभी प्राइस है उसके हिसाब से आपका जीडीपी है, लेकिन आगे आपकी जो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी या बढ़ेगी उसके लिहाज से, मतलब बढ़ेगी जो आगे आपकी प्राइस, उसके लिहाज से आपके उसे हमने एडजस्ट नहीं किया हुआ, उस प्राइस को हमने एडजस्ट नहीं किया हुआ। फिर आपका ये आ जाता है कि नॉमिनल जीडीपी में आपका इसके बाद आपका आ जाता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है। रियल जीडीपी आपका जो है, रियल जीडीपी आपका ये होता है कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लेवल एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। मतलब सेम प्राइसेस हैं सब, लाइक मतलब सॉरी सेम प्राइसेस तो नहीं हम कह सकते, आपकी कांस्टेंट प्राइसेस हैं, जो प्राइसेस आपकी पहले थी वही आपकी प्राइसेस अभी भी हैं, और ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही हैं। तो मतलब वो एडजस्टेड है फॉर इन्फ्लेशन, जो प्राइसेस थी वही आपकी हैं, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो वो जो आपकी प्राइसेस हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी, मतलब वो इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होंगी, लेकिन कांस्टेंट प्राइसेस होंगी। ठीक है, जो पहले थी वो अभी होंगी, लाइक कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है। अब आपका ये आ जाता है कि अब जीडीपी, नॉमिनल रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो रियल जीडीपी का आपका फॉर्मूला क्या होता है। रियल जीडीपी का आपका फॉर्मूला होता है कि जो है आपका रियल जीडीपी का आपका क्या फॉर्मूला होता है। रियल जीडीपी का आपका जो है आपका ये फॉर्मूला होता है कि नॉमिनल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स फॉर बेस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर। तो अब ये है कि प्राइस इंडेक्स फॉर बेस ईयर आपका हर वक्त 100 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 लिख लिया। तो नया फॉर्मूला ये डिराइव होता है नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर। तो अब उन्होंने ये दिया हुआ है कि जीडीपी आपका $800 बिलियन है, नॉमिनल जीडीपी। फिर आपका बेस ईयर, आपका प्राइस इंडेक्स बेस ईयर में आपका 100 है, और करंट ईयर में आपका 110 है। और ये है कि करंट ईयर है आपका 2017, और जीडीपी पहले जो बताए हुए 800 बिलियन एंड 100 जो प्राइस इंडेक्स बताए हुए वो है 2016 के लिए। तो ये है कि जो है आपका, तो ये है कि इसके नीचे आपका बताया हुआ है 2017 के लिए, 2017 के लिए इसके नीचे आपका बताया हुआ है, 2017 के लिए इसके नीचे आपका बताया हुआ है कि जीडीपी जो आपका लिखा हुआ है कि 900 है 2017 के लिए।
ठीक है, जीडीपी जो आपका 2017 के लिए 900 है। फिर आपका करंट ईयर के लिए उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जीडीपी आपका 110 है, 110। करंट ईयर 2017 के लिए जीडीपी है 110। फिर अब ये है कि सबसे पहले हम निकालेंगे nominal GDP for 2006, oh sorry, real GDP for 2016. Real GDP for 2000 and for 2016, real GDP for 2016। ठीक है, तो अब वो आपका आ जाएगा 800 × 100 आपका बेस ईयर है, और ओवर आपका 100 आपका प्राइस इंडेक्स है फॉर द करंट ईयर, ये 2016 के लिए है। ठीक है, तो अब ये है कि 80,000 divided by 100, that comes 800। देन अब आप करंट ईयर के लिए निकाल लो जो 2017 है। 2017 में ये है कि $900 बिलियन आपका जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 जो आपका बेस ईयर है, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स, और डिवाइडेड बाय 110, दैट इज द करंट ईयर का आपका जो वो है प्राइस इंडेक्स। तो दैट कम्स आपका 818.18। अब हम लोगों ने अगर इसका इंक्रीज निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम दोनों को इसको माइनस कर देंगे, मतलब 2016 से 2017 में इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग कितना इंक्रीज कर देंगे, मैथ्स में पढ़ा ही होगा, परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। तो अब ये होता है 18.18। ठीक है, 18.18 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 800 इंटू 100, दैट कम्स 2.27 हुआ है आपका ये इंक्रीज। एंड देन आपका आ जाता है जो जीडीपी जो आपका 900 है। जीडीपी आपका 900 2016 17 में, एंड 800 आपका 2016 में है। तो वो हो गया आपका 100। एंड अब 100 ओवर ओरिजिनल, ये आपका जो ये 100 वाली वर्किंग है, ये आपकी 100 वाली जो आपकी वर्किंग है, आपकी जो 100 वाली वर्किंग है, वो आपकी आपकी जो 100 वाली वर्किंग है, 100 वाली वर्किंग है, 100 वाली वर्किंग आपकी ये होती है कि जो है आपका 100 वाली वर्किंग आपकी होती है उसके लिए, जी नॉमिनल जीडीपी के लिए, एंड वो नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज निकालने के लिए, एंड ये है आपका जो आपका रियल जीडीपी का इंक्रीज है उसे निकालने के लिए। अब आपका ये आ जाता है कि अब क्या आ जाता है आपका, अब आपका ये आ जाता है, तो अब हमने ये जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का इंक्रीज निकालने के लिए हमने कैसे कैलकुलेट किया, 100 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 100, दैट इज 12.5। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हमारी आ गई। अब रियल जीडीपी पर हेड क्या होता है? रियल जीडीपी पर हेड आपका होता है कि रियल जीडीपी ओवर पॉपुलेशन, रियल जीडीपी ओवर पॉपुलेशन, ये आपका आ सकता है 1 मार्क का जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का 1 मार्क का आ सकता है ये कैलकुलेशन, रियल जीडीपी पर कैपिटा या रियल जीडीपी पर हेड। तो रियल जीडीपी ओवर आपका आ जाता है कि रियल जीडीपी पर कैपिटा आपका आता है रियल जीडीपी ओवर ओवर पॉपुलेशन। अब जितना ज़्यादा रियल जीडीपी बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपके बढ़ जाएंगे, उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आपकी जो हैं वो आपकी प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब आपका ये आ जाता है कि हम लोग अब इसके बाद क्या बताएंगे, इसके बाद हम लोग ये बता देंगे ना कि जो है आपका कि अब ये आ जाता है कि हम लोग इसके बाद ये बता देंगे कि रिसेशन के बारे में। अब वेट, बल्कि उससे पहले हम ये बताएंगे, रिसेशन के बारे में हम बता देंगे। तो अब रिसेशन रिसेशन क्या होता है आपका? रिसेशन आपका ये होता है कि a fall in GDP, a fall in GDP,
a fall in GDP, a fall in GDP, a fall in GDP, a fall in GDP, a fall in GDP, a fall in GDP, um, a fall in GDP, a fall in GDP over a period of 6 months, over a period of ओवर या ड्यूरिंग कर लो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मतलब आपका जीडीपी गिर रहा है 6 महीनों के ड्यूरेशन में 6 महीनों में आपका जीडीपी गिर रहा है अब आपका ये आ जाता है कि रिसेशन जो है आपका कौन कॉजेज ऑफ रिसेशन आ जाते हैं तो कॉजेज ऑफ रिसेशन में आप ये बता दोगे कि एग्रीगेट डिमांड एक तरफ आपकी गिरती है और एक तरफ आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी गिरती है एक तरफ एग्रीगेट डिमांड गिरती है और एक तरफ एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी गिरती है तो अब एग्रीगेट डिमांड आपकी कैसे गिर सकती है एग्रीगेट डिमांड आपकी ऐसे गिर सकती है कि आपका जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है वो आपकी गिर रही है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस गिर रहा है कि लाइक उनका सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं होगा देन उसके बाद ये हो रहा है कि उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद आपका ये हो रहा है कि अब जो है आपका अब ये हो रहा है कि अब दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि आपकी वैल्यू ऑफ असेट्स असेट्स बिजनेस में पड़े होंगे लाइक द असेट्स होते हैं आपके the items owned by business and it involves current and non-current assets तो assets की वैल्यू आपकी गिर रही है तो उसकी वजह से जो है आपका उसकी वजह से जो है आपका ये होता है कि असेट्स की वैल्यू आपकी जो है वो आपकी गिर रही है तो उसकी वजह से ये होता है कि इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है आन इंटेन आपके एक्टिव की डिमांड गिर जाती है फिर उसके बाद ये होता है और उससे फिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर जाती है फिर ये होता है कि अब जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कैसे गिरती है एग्रीगेट सप्लाई जो है एग्रीगेट सप्लाई आपकी गिरती है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी तब बढ़ेगी जब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स आपकी जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है आपकी वो आपकी बढ़ रही है ठीक है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स जो है वो आपकी बढ़ रही है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी उससे आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी गिर रही है अब आपका क्या आ जाता है अब आपका ये आ जाता है कि अब क्या आ जाता है आपका अब जो है आपका अब आपका ये आ जाता है कि अब क्या आ जाता है अब जो है आपका अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है एंड दैट रिजल्ट्स इन रिसेशन जब मैं ये वर्ड बोलूँ ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है तो उसका ये मतलब होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है उसका आपका ये मतलब होता है कि रिसेशन हो रहा है जब मैं ये बोलता हूँ ठीक है अब ये आ जाता है आपका कि अब हम बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन की रिसेशन हो रहा है तो अब उससे आपका होता क्या है रिसेशन अब आपका बहुत बड़ा मसला होता है तो रिसेशन आपका ये होता है कि आपका जो आउटपुट है वो आपका गिर रहा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपकी गिर रही है आपका आउटपुट आपका गिर रहा है एंड ये होता है कि जो है आपका कि अब अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके गिर रहे हैं एंड जब आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके जब गिरेंगे लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके जो हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके
लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके जो हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके गिर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब ये होता है कि जो है आपका फिर क्या होता है, फिर आपका ये होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके गिर रहे हैं, वो आपके गिर रहे हैं। देन आपका ये आ जाता है, तो ये होते हैं रिसेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। अब गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गिरता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाती है, एंड क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स देने पड़ते हैं पुअर्स को, तो स्पेंडिंग बढ़ जाती है। बजट डेफिसिट ज्यादा होता है, बजट सरप्लस होता ही नहीं है, कम होता है। अब ये आ जाता है कि अब जो है, अब हमारा ये आ जाता है कि हम अगर एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, आपकी प्राइस गिर जाएगी ताकि लोग प्रोडक्ट्स खरीदें। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड सप्लाई आपकी गिरेगी तो आपकी प्राइस गिर जाएगी, तो आपकी प्राइस गिर जाएगी ताकि जो तो आपकी प्राइस बढ़ेगी, बढ़ेगी बच्चों, बढ़ोगी, बढ़े ओ सॉरी बढ़ेगी। तो जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर ये होगा कि आपके ताकि फर्म्स के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, तो तभी आपकी तो इसलिए जब एग्रीगेट सप्लाई गिरेगी तो आपकी प्राइस बढ़ेगी ताकि फर्म ज्यादा पैसा अर्न करें, एंड फिर उसके बाद आपकी सप्लाई बढ़ेगी। अब ये है कि अब जो है आपका, अब आपका क्या आ जाता है, अब आपका जो है, अब आपके ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स आपके इम्पोर्टेंट हैं लाइक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले डायग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले डायग्राम में आपका जो है, सबसे पहले डायग्राम में ये हो रहा है कि जो है आपका, सबसे पहले डायग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले डायग्राम में आपका ये हो रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई जो है ना आपके, आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी, एग्रीगेट सप्लाई आपकी जो है वो आपकी गिर रही है, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट कर रही है ना। तो लेफ्ट पे शिफ्ट का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी वो आपकी गिर रही है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई जो है आपकी वो आपकी गिर रही है, वो आपकी गिर रही है। देन आपका ये आ जाता है कि जो देन क्या आ जाता है आपका, देन जो है आपका, देन आपका ये आ जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई आपकी गिर रही है। फिर अब उसके बाद ये हो रहा है कि एग्रीगेट डिमांड भी आपकी गिर रही है, क्वांटिटी भी गिर रही है, एंड प्राइस लेवल आपका कांस्टेंट है। और ये किस केस में हो रहा है, ये आपका इस केस में हो रहा है, ये आपका किस केस में हो रहा है, ये आपका इस केस में हो रहा है कि आपका जो है रिसेशन में रिजल्ट कर रहा है। आपका क्या हो रहा है, आपका जो है आपका रिसेशन में रिजल्ट कर रहा है, आपका जो है आपका रिसेशन में रिजल्ट कर रहा है, आपका जो है आपका रिसेशन में रिजल्ट कर रहा है, रिसेशन में रिजल्ट कर रहा है। अब क्या आ जाता है, अब जो है आपका, अब आपका ये आ जाता है कि अब दूसरा डायग्राम क्या कहते हैं, दूसरा डायग्राम आपका जो है, दूसरा डायग्राम आपका ये कहता है कि दूसरा डायग्राम क्या कहता है, दूसरा डायग्राम आपका जो है वो आपका ये कहता है कि जो है आपका दूसरा डायग्राम आपका क्या कहता है, दूसरा डायग्राम आपका ये कहता है कि अब नीचे चले जाओ मेरे चाचे, ओ भाई शुक्र चला। दूसरा डायग्राम आपका ये कह रहा है कि आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो आपकी आपकी उसमें कोई मतलब अभी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो इससे अगला डायग्राम है। एग्रीगेट सप्लाई पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है ना, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ना, डिमांड आपकी, वो आपकी एग्रीगेट डिमांड ये हो रही है कि वो आपकी गिर रही है। तो अब ये हो रहा है कि अब मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि जो प्राइस लेवल है, जो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था ना कि जो प्राइस लेवल है, जो
आप लोगों का जो प्राइस लेवल है, जो प्राइस लेवल है आप लोगों का, वो गिरेगा, ताकि लोग प्रोडक्ट्स खरीदें, डिमांड बढ़ जाए, क्वांटिटी भी आपकी गिरेगी। अब ये एग्रीगेट, ये देखो मैंने जानबूझ के कट किया हुआ है ये एग्रीगेट सप्लाई पे, क्योंकि ये अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा बनाओगे इन इलास्टिक हो जाएगा और वो मार्क कटेगा। तो हमने बिल्कुल क्वांटिटी के ऊपर बनाना है आपने, और आपने नीचे वाले के ऊपर बनाना है, आपने ऊपर वाले के ऊपर नहीं बनाना। मतलब ये जो ये नीचे वाला है, ये जहाँ पे मैंने ये पॉइंट किया हुआ है, तो आपने नीचे वाले के ऊपर बनाना है, आपने ऊपर वाले के ऊपर नहीं बनाना। मतलब आई मीन कि आपने इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आपने नहीं बनाना। ठीक है, तो अब ये है, इसके ऊपर नहीं बनाना, इसके ऊपर। एंड आपने जो है, आपने इसके ऊपर नहीं बनाना, एंड आपने जो है इसके ऊपर बनाना है। अब क्या आ जाता है, अब आपका ये आ जाता है कि तीसरा डायग्राम आपका ये कहता है कि जो है आपका कि अब तीसरे में एग्रीगेट सप्लाई आपकी गिर रही है। इसमें भी मैंने जानबूझ के ये आप लोगों का ये नीचे से बनाया हुआ है ताकि आप लोग नोटिस करो। अब एग्रीगेट सप्लाई आपकी गिर रही है, ठीक है। गिरने का अब ये वन, आई एम सॉरी, वन आपका ये होना चाहिए कि वन आपका जो है, वन आपका होना चाहिए इधर, वन आपका होना चाहिए इधर। और इस मेरे जो गलती से मुझसे बन गया था, इस वन को आप लोग करो इग्नोर। ठीक है, तो अब ये होता है कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है ना, वो आपकी अब इसमें गिर रही है। एग्रीगेट डिमांड जो है, वो आपकी वो ये एक ही लाइन बनी रहेगी। एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड की आपकी एक ही लाइन बनी रहेगी, कि आपकी एक ही लाइन बनी रहेगी। और जो है आपका और क्या हो रहा है, और अब ये हो रहा है कि इसमें आपका जो प्राइस लेवल है ना, जो आपका प्राइस लेवल है, जो आपका इसमें प्राइस लेवल है, जो आपका इसमें प्राइस लेवल है, वो प्राइस लेवल जो है ना आपका, वो ये प्राइस लेवल का ये हो रहा है कि प्राइस आपकी बढ़ रही है, ताकि लोग जो हैं, प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस जो है आपकी, प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस आपकी बढ़ रही है, ताकि जो लोग हैं ना आपके, प्राइस बढ़ रही है ताकि जो लोग हैं, ताकि जो आपके लोग हैं, जो आपके लोग हैं, प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस आपकी जो है, प्राइस आपकी बढ़ रही है, प्राइस आपकी बढ़ रही है, ताकि जो आपके लोग हैं ना, वो आपके फर्म्स के पास आपका ज़्यादा पैसा आए हैं, वो आपकी सप्लाई बढ़ा दें। ठीक है, अब आपका ये आ जाता है कि अब हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर बारे में है, बारे 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 में है हमारा चैप्टर। तो अब सबसे पहले अब आपका आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है आपकी, उसकी आपके जो कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का आपका ये कॉज होता है, आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है आपकी, क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब ये हो रहा है कि अब जो है आपका, अब ये हो रहा है कि हमारा जो है अब दो वेज है ना। एक है कि आप इंक्रीज कर दो एग्रीगेट डिमांड, और इंक्रीज कर दो एग्रीगेट सप्लाई। तो अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं बच्चों, वो आपके ये तरीके हैं कि अब ये है कि एक तो इनकम टैक्स कट होगा, एक कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लोग कह रहे हैं हमारा सक्सेसफुल फ्यूचर होगा, पैसा ही पैसा होगा हमारे पास फ्यूचर में, तो वो स्पेंड करेंगे ज्यादा। जब वो पैसा लगाएंगे ज्यादा, डिमांड बढ़ रही है आपकी ऑटोमेटिकली जब पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, और जब डिमांड आपकी बढ़ रही है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दूसरी आपकी ये चीज है, इनकम टैक्स कट हो रहे हैं, वर्कर्स को पैसा चाहिए, इनकम टैक्स कट हो रहे हैं, ज्यादा पैसा आ रहा है वर्कर्स के पास, जब इनकम टैक्स कट हो रहे हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है,
तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब जब आपकी अब ये होता है कि ये इंक्रीज करेगा आपका एक्सपेंडिचर एंड आपकी इन्वेस्टमेंट। अब आपका जो है, अब आपके हम कर लेते हैं, अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम कर लेते हैं। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस में आपका ये आ जाता है कि जो है, सबसे पहले आप ये बता दो कि कॉन्सिक्वेंसेस में आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि कॉन्सिक्वेंसेस में ये आ जाता है कि अब आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, लिविंग कंडीशंस बढ़ेंगे। गरीब लोग जो बेचारे हैं वो असेस कर पाएंगे बेसिक नेसेसिटी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जो अमीर लोग हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। ठीक है, अब ये है कि अब आपका ये आ जाता है कि वो रिड्यूस गवर्नमेंट जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो वो पैसा लगाती है ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इम्प्रूविंग एजुकेशनल, आपका एजुकेशनल स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव करेंगे एजुकेशनल का स्ट्रक्चर। एंड उससे मतलब कि आपकी इम्प्रूव हो जाएगी एजुकेशन। एंड आपका ये आ जाता है कि इम्प्रूव हो जाएगी उससे आपकी एजुकेशन, उससे आपकी एजुकेशन। एंड क्या होगा, एंड आपका ये होगा कि जो है आपका कि इम्प्रूव हो जाएगी उससे आपकी एजुकेशन। ठीक है, और वो लगाएंगे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड वो इम्प्रूव करेंगे हेल्थ प्रोविजन। एंड वो आपकी इम्प्रूव करेंगे हेल्थ प्रोविजन, एंड वो आपकी इम्प्रूव करेंगे हेल्थ प्रोविजन, एंड वो आपकी इम्प्रूव करेंगे हेल्थ प्रोविजन, हेल्थ, वो जो है वो आपकी इम्प्रूव करेंगे हेल्थ प्रोविजन। अब वो रिड्यूस करते हैं पावर्टी। वो कैसे पावर्टी रिड्यूस करते हैं, वो जो हैं वो आपकी ऐसे पावर्टी रिड्यूस करते हैं कि जो है आपका कि वो ऐसे पावर्टी रिड्यूस करते हैं कि अब जो है आपका, अब वो पुअर्स को सबसे पहले उनके स्कूल्स को इम्प्रूव करते हैं, उनके एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं, उन्हें बेनिफिट्स देते हैं पुअर्स को। और ये है ना कि वो ये करते हैं कि बेनिफिट दे दी पुअर्स को, स्कूल्स इम्प्रूव कर दिया, एंड अनएम्प्लॉयड को ट्रेनिंग ज़्यादा ऑफर करते हैं पुअर्स को। अब हमें कैप गवर्नमेंट को कैपिटल गुड्स की तरफ रिसोर्सेज डाइवर्ट करने चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन अब मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा जब कैपिटल गुड्स की तरफ आपके रिसोर्सेज डाइवर्ट होंगे तो आपका ये मसला आता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड गिर जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स ही नहीं होंगे। लेकिन अब इसका एक ये फायदा भी है कि जब कैपिटल गुड्स होंगे, ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि जब कैपिटल गुड्स आपके ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ये होगा कि आपके जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। कंज्यूमर गुड्स आपके बढ़ेंगे एंड फिर उससे ये होगा लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। अब ये आ जाता है कि अब वो जो है, अब आपका क्या आ जाता है, अब ये है कि इम्प्रूव करता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इसका मतलब है आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं, आपकी एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, देन आपका ये आ जाता है कि देन क्या आ जाता है, देन आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि अब ये है ना कि जो है आपका एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके बढ़ रहे हैं। लेकिन अब दो वेज हैं, एक तो ये है कि अब ये है कि अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी जब वो बढ़ा देंगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। एंड ये आपका आ जाता है कि अब वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं। वो आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐसे बढ़ा सकते हैं कि वो आपके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी तो आपकी जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। अब ये हो जाता है, लेकिन अब फड्डे बड़े हैं, फड्डे तो इतने हैं कि हर चीज़ के नुकसान तो नुकसान हैं ही हैं। तो अब जैसा अगर गंदी चीज़ें करोगे तो नुकसान होगा, वैसे ही ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ के भी कुछ तो नुकसान है। अब आउटपुट जब बढ़ेगा ना आपका बच्चों, तो ये होगा कि पॉल्यूशन आपका बढ़ जाएगा
क्योंकि मशीन यूज होंगी, फ्यूम्स विल बी रिलीज इनटू एयर, फिर वाटर पॉल्यूशन होगा, वेस्ट विल बी डम्प्ड इनटू वाटर, देन नॉइज पॉल्यूशन होगा, नॉइज फ्रॉम मशीन्स टू प्रोड्यूस द आउटपुट। तो अब पोल्यूशन होगा। दूसरा ये है डिप्लीशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि आपके प्राइसेस बढ़ा देगी। देन ये होगा कि डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स, देन या जैसे मैंने बताया वाटर पोल्यूशन होगा तो डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स उससे होगी। देन डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। देन ये होगा कि आपका डैमेज करेगा इन्वायरमेंट को, कार्बन इमिशंस होंगी। देन जो है आपका ये आपका ये होगा कि अब जो है आपका ये होगा कि डिस्ट्रॉय करेगा वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को, लोकल डिस्प्लेसमेंट होगी क्योंकि पीपल विल बी रिमूव फ्रॉम हाउसेस, लोगों को घरों से धक्के मार के निकाला जाएगा क्योंकि उधर अब घरों को तोड़ेंगे और फैक्ट्री बनाएंगे टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो अब ये भी इसका एक कॉज मतलब कॉन्सिक्वेंस होता है। अब आपका ये आ जाता है कि हम अब ये कह देते हैं कि जो है आपका जब कुछ आपका इसमें ये है कि जो है आपका कि अब ये होता है ना, द पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब उसमें आपका क्या आ जाता है, उसमें जो है उसमें आपका ये आ जाता है कि जो है आपका कि उसमें क्या आता है, उसमें आपका ये आ जाता है कि अब दो वेज से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका आउटपुट बढ़ेगा और उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पहला वे ये है कि आप क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस आप बढ़ा दो एंड मतलब मोर रिसोर्सेज यूज करो एंड अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज यूज करो। देन दूसरा वे क्या है, दूसरा वे जो है दूसरा वे अब आपका ये आ जाता है कि जो है आपका दूसरा वे क्या आ जाता है, दूसरा वे अब ये आ जाता है कि उससे आउटपुट बढ़ेगा ना, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। अब ये है कि आपका प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है, आप प्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड कैपेसिटी आर द सेम थिंग। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी आप बढ़ा दो, जो मैंने वेज बताया, इम्प्रूव करो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो उससे आपका ये होगा कि आपका जो है लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा एंड दैट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपका ये आ जाता है कि अब आप दो चीजें कर सकते हो ना, एक आप ये करो कि एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कर सकते हो, तो आप कट इन टैक्स रेट्स। दूसरी चीज ये है कि कट इन इंटरेस्ट रेट्स। तो जब आपके टैक्स रेट्स कट होंगे एंड इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो अब एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। तो जब ये बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, दैट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा, दैट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब आपका ये आ जाता है, लेकिन इसमें मसला भी तो है। मसला इसका ये है, ये भी तो सुन के जाना कि मेरी जानो, ये भी तो सुन के जाओ कि अब लोग लैक करते हैं कॉन्फिडेंस। मतलब पीपल शायद कॉन्फिडेंट ही ना हो, पीपल जो हैं वो आपके कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि उनका जो है आपका उनका आपका पीपल कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि आपका उनका लाइक फ्यूचर में सक्सेस होगा, फ्यूचर में उनका जो है फ्यूचर में उनका पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट के फ्यूचर में उनका सक्सेस होगा एंड पीपल हैं कि उनका वर्स्ट फ्यूचर होगा। ये लोग कहते हैं कि उनका वर्स्ट फ्यूचर होगा। तो उससे क्या होता है, उससे अब ये होता है आपका पीपल कॉन्फिडेंट हैं कि उनका वर्स्ट फ्यूचर होगा, पीपल जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनका वर्स्ट फ्यूचर होगा। तो उससे क्या होता है, उससे आपका ये होता है कि जब वर्स्ट फ्यूचर होगा तो पीपल स्पेंड ही नहीं करेंगे। जब पीपल स्पेंड ही नहीं करेंगे, एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जब गिरेगी आपकी, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एग्रीगेट डिमांड जब आपकी गिर जाएगी, एग्रीगेट डिमांड जब गिरेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपकी गिर जाएगी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज आप बढ़ा सकते हो। तो
क्वांटिटी ऑफ द सोर्सेज कैसे बढ़ेगी, वो ऐसे बढ़ेगी कि आप जो है इंक्रीज कर दो साइज ऑफ लेबर फोर्स, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, एंड आप इंक्रीज कर दो इन्वेस्टमेंट। तो जब आप ये दोनों इंक्रीज करोगे, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी और ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आपका जो है दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा ये है कि अब क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा दो। क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का ये मेजर होता है कि आप इम्प्रूव कर दो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो और आप करते हो एडवांसेस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और उससे आपकी जो वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उससे जो आपकी ये है कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी एंड दैट विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू बच्चों।